हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एमसीक्यू सीरीज़ में हम नेक्स्ट सीरीज़ आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आने वाले सभी स्टेट जुडिशियल एपीओ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारी नेक्स्ट सीरीज़ का। पक्षकार, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षकार के अभिवचनों में अभिवचन किए गए तथ्य उस पक्षकार की क्या माने जाएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है स्वीकृति होगी, ऑप्शन बी कह रहा है संस्वीकृति होगी, ऑप्शन सी कह रहा है उपधारणा होगी, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी सत्य है। तो देखिए एक क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पक्षकार के जो पक्षकार हैं वो जो अभिवचन कर रहे हैं उन अभिवचनों में जो उन्होंने तथ्य किए हैं वो उनके क्या माने जाएंगे, स्वीकृति माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीकृति कब हो सकती है, यानी कि किस कंडीशन में जो है स्वीकृति मानी जाएगी। यदि सुनवाई के समय की गई हो, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सुनवाई से अगर पहले की गई हो, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर अभिवचन के द्वारा की गई हो, और डी ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त सभी के द्वारा की गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 53 में चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, किसमें दी हुई हैं, 53 के अंतर्गत दी हुई हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, तो उसका सेक्शन 58 ये बात करता है कि फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी कि जिन जो तथ्य स्वीकृत हैं उनको क्या करने की आवश्यकता नहीं, उनको किस नीड के क्या नीड नहीं है उनकी साबित करना। अब वो किन कंडीशंस में किए गए हों, तो यहाँ पर जो है सुनवाई के समय, सुनवाई से पहले, अभिवचन द्वारा, तो ये तीनों ही जो कंडीशंस है तीनों ही कंडीशंस में किए गए फैक्टर हैं स्वीकृति माने जाएंगे। तो राइट ऑप्शन होगा डी। तो यहाँ पर समझ जाइए कि ये फैक्ट की स्वीकृत तथ्य जो हैं, जो स्वीकृत हो चुके तथ्य उनको साबित करना आवश्यक नहीं है, बट स्वीकृत कब किए गए हो, जो तीनों कंडीशन ABC करके यहाँ पर दी हुई हैं। और BSc के किस सेक्शन में है, 53 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, ये कह रहा है कौन सा तथ्य कथन जो है सत्य है। यहाँ पर देखिए सत्य कथन पूछ रहे हैं इसमें, मतलब ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल तथ्य की स्वीकृति हो सकती है, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वीकृतियां उसी साक्षी द्वारा साबित की जा सकती हैं जिसने उन्हें सुना था, ऑप्शन सी कह रहा है केवल तथ्य की स्वीकृति नहीं बल्कि विधि की भी स्वीकृति हो सकती है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी वाला ऑप्शन जो है वो दोनों सही है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि देखिए स्वीकृति जो है वो तो केवल तथ्य की ही हो सकती है, और वही व्यक्ति उनको साबित, उन्हीं व्यक्ति के द्वारा उनको साबित किया जाएगा जिन्होंने कि उसको सुना हो। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा डी, कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है कौन स्वीकृति नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन स्वीकृति नहीं कर सकता, पार्टनर नहीं कर सकता, या मध्यस्थ नहीं कर सकता, या पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, या फिर पक्षकार के एजेंट का एजेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कि पक्षकार के एजेंट का एजेंट जो है स्वीकृति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ये कह रहे हैं कि संस्वीकृति असंगत होगी यदि वह ली गई है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कन्फेशन होता है वो असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, रिलीवेंट नहीं होगा यदि वो कब लिया गया है, अगर वो छल से लिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि यदि वो धमकी द्वारा लिया गया है, सी ऑप्शन कह रहा है कि अगर वो चेतावनी द्वारा लिया गया है, यदि प्रश्नों के उत्तर में लिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता दें, राइट आंसर बता दें कि स्वीकृति संस्वीकृति जो है असंगत होगी यदि वो धमकी द्वारा ली गई है। तो अब देखिए छल द्वारा ली गई, चेतावनी द्वारा ली गई, प्रश्नों के उत्तर में ली गई संस्वीकृति जो है वो सुसंगत मानी जाएगी। ऐसा कहाँ किया गया है, अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 22 का प्रोविजो देखें, सेक्शन 22 का प्रोविजो देखना है। ठीक है, दूसरा वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं।
ठीक है, कि इन कंडीशंस में ली गई जो संस्वीकृति है वो रिलेवेंट मानी जाएगी, चाहे छल द्वारा ली गई हो, मतत्वावस्था में ली गई हो, यानी कि नशे की हालत में, चेतावनी द्वारा, प्रश्नों के उत्तर में, ये सारी चीज़ों में की गई जो संस्वीकृति है वो सुसंगत मानी जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें 1872 वाले साक्ष्य अधिनियम की, तो उसका सेक्शन 29 ये चीज़ें करता था, बट यहाँ पर जो है 22 के प्रोविजो में ये चीज़ें जो है इंक्लूड कर दी हैं हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत। जी हाँ, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गलत कथन चुनिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कौन सा कथन चुनवा रहे हैं, गलत कथन पूछ रहे हैं कि संस्वीकृति जो है वो विसंगत हो जाती है। कब विसंगत हो जाती है? जब उस संस्वीकृति को करते समय अभियुक्त मतदाता, ए ऑप्शन कह रहा है, बी कह रहा है कि जब वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो, सी ऑप्शन कह रहा है कि जब संस्वीकृति प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से उत्प्रेरणा द्वारा कारित हो, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी सही है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? गलत पूछा है। तो देखिए मजिस्ट्रेट की अगर साक्षात उपस्थिति में नहीं करते, पुलिस के समक्ष करते हैं, तो भी विसंगत होती है। ठीक है, ये प्राधिकारवान व्यक्ति जो है वो धमकी से करवा रहा है तो भी विसंगत होती है। तो डी ऑप्शन भी सही होने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि विसंगत होगी कब? जब ऐसी संस्वीकृति के समय अभियुक्त नशे में था। और हमने आपको अभी क्या बताया कि 2023 वाले बीएसए के अकॉर्डिंग सेक्शन 22 का प्रोविजो बात करता है कि छल द्वारा, नशे की हालत में, प्रश्नोत्तर के रूप में, चेतावनी के रूप में की गई संस्वीकृति जो है सुसंगत मानी जाती है। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन वाली को विसंगत मान रहे हैं, जबकि सुसंगत है। तो यहाँ का पर राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा को, 1872 से क्वेश्चन पूछा है, देखिए कि किस धारा को भारतीय साक्ष्य 2023 से हटा दिया गया है, यानी कि 72 का ऐसा कौन सा सेक्शन था जिसको कि बीएसए 2023 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि धारा 20, दूसरा कह रहा है धारा 22, सी ऑप्शन कह रहा है कि धारा 22 है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई भी धारा नहीं हटाई गई है। तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें कि 2023 में अब वो प्रोविज़न जो 1872 की धारा 22A के अंतर्गत दिए गए थे नहीं दिए हुए, यानी कि बिल्कुल हटा दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 1872 में जो बात धारा 22A कहती थी वो चीज़ें अब 2023 वाले साक्ष्य अधिनियम में नहीं है। तो क्या था, यानी कि उसमें बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं उनकी जो अंतर्वस्तु होती है उसके बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब रिलीवेंट मानी जाएंगी, वो चीज़ बताई गई थी। अब ये चीज़ें जो है 2023 वाले में नहीं रखी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जिसमें बात की गई है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में रिलीवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि जब उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा है व्यक्ति की, कि भाई इन सब चीज़ों से उस व्यक्ति ने जो है डर से क्या कर लिया, उसने कन्फेशन कर लिया। तो जब ये डर उसका दूर हो गया तो अब वो स्वीकृति जो है रिलीवेंट होगी, बट वो स्वीकृति बीएसए के किस सेक्शन में रिलीवेंट होगी? तो ए ऑप्शन कह रहा है धारा 24 के अंतर्गत, बी ऑप्शन कह रहा है धारा 28, सी ऑप्शन कह रहा है धारा 24 के परंतु के अंतर्गत, और डी ऑप्शन कह रहा है धारा 22 के परंतु के अंतर्गत। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1872 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 28 में वो चीज़ें रिलीवेंट थी, यानी कि 24 में तो अगर आप उत्प्रेरणा, धमकी या ऐसे वचन से करोगे तो वो विसंगत मानी जाएंगी, मान्य नहीं होंगी। ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारे चीज़ें 24 और 28 ये 1872 वाले एक साथ कहते थे, बट 2023 का रेफरेंस यहाँ पर पूछा तो राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि ये जो चीज़ें हम 28 1872 के अकॉर्डिंग पढ़ते थे वो चीज़ें धारा 22 के परंतुक में पहुँचा दी गई हैं। यानी कि अगर हम धारा 22 देखें ओनली 2023 बीएसए की, तो बात करता है कि प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा जो संस्वीकृति कराई जाती है वो दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत मानी जाएगी। और 22 का ही प्रोविज़ो यह बात करता है कि प्रोविज़ो फर्स्ट 22 का यह बात करता है कि जब इस प्रकार की प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रभाव दूर हो जाता है तो रिलेवेंट मानी जाएगी। राइट ऑप्शन होगा डी। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें यहाँ पर अब आपको बहुत गहनता से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सह अभियुक्त के विरुद्ध संस्वीकृति के संबंध में किस धारा में प्रावधान है जो कि किया गया है। सह अभियुक्त के अगेंस्ट जो कन्फेशन किया जाता है उसका प्रावधान बीएसए 2023 के किस सेक्शन में किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 26, बी ऑप्शन कह रहा है 24, सी ऑप्शन कह रहा है 30, और
आपका सॉरी डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर जो है धारा 25। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि सहबियों के विरुद्ध कन्फेशन के संबंध में 2023 बीएसए में बात की गई है धारा 24 के अंतर्गत, जो कि 30 में कहाँ की गई थी, धारा 30 1872 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत की गई थी। बट आपने देखा कि अगर हम 1872 के सेक्शन 24 और 28 और 29 की बात करें, उनको एक ही सेक्शन में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत से सेक्शन जो है 22A जो है रिमूव कर दिया गया है। तो और इस प्रकार से सेक्शन कम होते होते जो है ये चीज़ें जो हैं सेक्शन 24 के अंतर्गत जो है आ गई हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर इसमें आपको दोनों प्रकार का कंपैरिजन कराते हुए चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा ओल्ड एंड न्यू, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ सेक्शंस भी आप लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, इसमें एक कथन जो है आपका सत्य नहीं होगा। स्वीकृति जो है विबंध के रूप में प्रभावी होगी। स्वीकृति निश्चयक सबूत नहीं है। स्वीकृति द्वारा हक अंतरित होता है। उपर्युक्त सभी सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि नहीं पूछ रहे, स्वीकृति द्वारा हक अंतरित होगा। तो ये स्वीकृति होती है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का जो है हक का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। अगर हम यहाँ सेक्शन की बात करें कि जो स्वीकृति होती है वो विबंध हो सकती है, बट वो निश्चयक सबूत नहीं होती। ऐसा जो प्रावधान किया गया है सेक्शन 25 बीएसए 2023 के अंतर्गत किया गया है, और सेक्शन 31 जो है 1872 एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बातें की गई थी कि स्वीकृति जो है निश्चयक सबूत नहीं है, बट वो क्या हो सकती है, विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती है। 25/2023 साक्ष्य अधिनियम का यह बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न यह है कै के जन्म की तारीख क्या है। कै के मृत पिता द्वारा, यानी कि यहाँ पर किसके जन्म की तारीख का विवरण आ रहा है आपके, कै के, कि कै के जन्म की तारीख क्या है। कै के पिता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा पिता के किसी मित्र को एक पत्र लिखा गया था जिसमें कै का जन्म कब हुआ ये चीज़ें वहाँ पर लिखी गई थी। तो यह जो बातें हैं कि उसके पिता के मित्र द्वारा बताई गई बातें कि उसका जन्म जो है अमुक दिन हुआ था, ये चीज़ें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कहाँ पर रिलीवेंट होंगी या रिलीवेंट नहीं होंगी। ऑप्शन कह रहा है कि विसंगत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि धारा 32 के अकॉर्डिंग सुसंगत है। धारा सी कह रही है कि सुसंगत है, और धारा डी कहती है कि धारा 26 के अकॉर्डिंग सुसंगत है। देखिए क्वेश्चन का रेफरेंस जो है वो बीएसए 2023 के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 32 तो आना नहीं है, पर आप ध्यान रख लीजिए कि ये चीज़ें 1872 के अकॉर्डिंग 32 में ही रिलीवेंट थी, बट अब 2023 के अकॉर्डिंग धारा 26 के अकॉर्डिंग रिलीवेंट मानी जाएंगी। ठीक है, कि वो दशाएं जिनमें उन व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना कथन सुसंगत है, जो मर गया, मिल नहीं सकता इत्यादि ये चीज़ें जो है 26 के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट मानी जाएंगी, जिसमें 8 प्रकार की परिस्थितियां बताई गई हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार की परिस्थितियां इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत्युकालिक कथन से संबंधित केस नहीं है। खुशहाल राव बनाम बॉम्बे राज्य, बी कह रहा है कि हर सिंह बनाम दिल्ली राज्य, सी कह रहा है पाकला नारायण बनाम स्वामी बनाम इम्परा, और डी कह रहा है पानवाला बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका बी, जो केहर सिंह का केस है यह मृत्युकालिक कथन से संबंधित नहीं है। मृत्युकालिक कथन धारा 26 बीएसए 2023 रट लीजिए, बिल्कुल प्री मेंस हर जगह हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक संस्वीकृति शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए कह रहे कि जो जुडिशियल कन्फेशन है उसका क्या मतलब है। ए कह रहे कि किसी भी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष दिया गया हो। ठीक है, ये किसी भी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष, तो न्यायालय में तो बहुत अधिकारी होते हैं। बी कह रहा है कि पुलिस के समक्ष दिया गया हो, सी कह रहा है मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया हो, और डी कह रहा है किसी मित्र के समक्ष किया गया हो। तो देखिए जुडिशियल कन्फेशन तभी होगी जब वो मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई हो, और ये आपका बताता है यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो केस है वो स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णीत हुआ। ए कह रहा है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, बी कह रहा है निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य, सी कह रहा है समीम रहमानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और डी कहता है राजस्थान राज्य बनाम कनूरी देवी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए, जो पलविंदर कौर का केस था वो उसमें कहा जाता है कि वो स्त्री की आंख के आंसुओं के आधार के साक्ष्य पर जो है निर्णीत किया गया वाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा संबंधित है। देखिए 1872 से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ये बात कहेगी कि पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से, ऐसी बात कहाँ पर की गई है।
ऑप्शन ए कह रहा है कि धारा 27, ऑप्शन बी कह रहा है धारा 24, ऑप्शन सी कह रहा है धारा 30 और ऑप्शन डी कह रहा है धारा 35। तो यहाँ पर की पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए धारा 27 जो है बीएसए की यह बात कहती है, जो कि धारा 33 जो है 1872 एक्ट की हमारे जो है बात करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक व्यक्ति अपराध करने के बाद नशे की हालत में अपराध की स्वीकृति कर लेता है। अपराध किया, नशा था उसको, उस हालत में उसने अपराध को एक्सेप्ट कर लिया। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत यह संस्वीकृति जो है रिलेवेंट भी है और ग्राह्य भी मानी जाएगी। ऑप्शन ए कह रहा है धारा 29, ऑप्शन बी कह रहा है धारा 22 का परंतु, ऑप्शन सी कह रहा है कि रिलीवेंट ही नहीं होगी, ऑप्शन डी कह रहा है धारा 24 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत। तो हम आपको यहाँ पर बता दें राइट ऑप्शन होगा बी। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नशे की हालत में की गई संस्वीकृति जो है वो रिलीवेंट है, ग्राह्य है, अगर धारा 22 के परंतु के अंतर्गत की गई। सेकंड परंतु की बात करता है, ये भी हम आपको बता दें। बहुत ये चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सा परंतु की बात कह रहा है, ठीक है। और 29 सेक्शन जो है हमारा 1872 एविडेंस एक्ट का ये बात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण महिला दुर्व्यवहार व हमले के भय से ग्राम पंचायत में, देखिए वो जो ग्रामीण महिला थी उसके अंदर क्या भय था कि उसके साथ या तो दुर्व्यवहार किया जाएगा या उस पर हमला किया जा सकता है। इसी डर के कारण उसने उस ग्राम पंचायत में यह स्वीकार कर ले कि हाँ उसने अपनी सास की हत्या की है। तो क्या इस प्रकार दुर्व्यवहार और हमले के भय से जो उस महिला ने वो संस्वीकृति किया वो ग्राह्य होगी? ऑप्शन ए कह रहा है कि आंशिक रूप से ग्राह्य है, ऑप्शन बी कह रहा है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति के रूप में सुसंगत और ग्राह्य है, ऑप्शन सी कह रहा है कि पूर्ण रूप से ग्राह्य है, ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वैच्छिक नहीं होने से ग्राह्य नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला, कि क्योंकि वो स्वैच्छिक ही नहीं है तो वो ग्राह्य नहीं होगी, ठीक है, जैसा कि सेक्शन 22 जो है बीएसए 2023 का कहता है, ठीक है, कि भय और भय के वचन से वो जो है की गई भय उत्प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्रॉनिकल और कथन कारण वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो है आते हैं हमारे एग्जाम के अंतर्गत। देखिए ये कहता है मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है। मृत्युकालिक कथन क्या है? दोष सिद्धि का आधार हो सकता है। और कारण कह रहा है आर की मृत्युकालिक कथन मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि मृत्युकालिक कथन के संबंध में जो है हमारे बीएसए 2023 की धारा जो है 26 बात करती है और 32 जो है हमारे 1872 एविडेंस एक्ट की। अब यहाँ पर कूट देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, इनके कथन कारण दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए तो सही है बट जो आर है वो यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है, जो आर है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आता है डी ऑप्शन, जो ये कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा दें, मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, बिल्कुल सही है, बट कारण आर जो कह रहा है कि मृत्यु की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 26 में डेफिनेशन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर सिंपल ये बात कह दी गई है कि मृत्युकालिक कथन जो है आवश्यक नहीं कि प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए, जिसमें कि पाकला नारायण स्वामी वाला जो बहुत फेमस केस हम लोग पढ़ते थे 1872 सेक्शन आपके 32 के अंतर्गत, कि उसी में ये चीज़ें जो है इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा सी वाला कि ए तो सी है परंतु जो ये कारण आर है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन से प्रावधान अनुच्छेद साक्ष्य के नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है धारा 26 से 27 वाले, बी ऑप्शन कह रहा है धारा 32 से 33 वाले, सी ऑप्शन कह रहा है धारा 34 से 35 वाले, डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी धाराएं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कि ये जो मृत्युकालिक कथन वाले प्रोविजन है अनुच्छेद साक्ष्य की कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। साथ ही सेक्शन 4 वगैरह जो है वो भी वहाँ पर अनुच्छेद साक्ष्य की कैटेगरी में आते हैं। फोस्ट वाला जो केस है वो इंपॉर्टेंट है इस संबंध में, अनुच्छेद साक्ष्य के संबंध में। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन कह रहा है कि मृत्युकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होने के लिए किसके सम्मुख किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष, बी ऑप्शन कह रहा है पुलिस अधिकारी के समक्ष,
सी ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष, और डी ऑप्शन कह रहा है कि मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष। तो राइट आंसर होगा डी, कि देखिए क्योंकि ऐसा कोई भी परफॉर्मर, कोई भी पर्सन जो इंक्लूड नहीं किया गया वहाँ पर, तो मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, प्राइवेट व्यक्ति किसी के भी समक्ष जो है ये किया जा सकता है। बट वही वाली बात है कि सबसे विश्वसनीय जो होता है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया स्टेटमेंट ही होता है। बट देखिए जो व्यक्ति मरने वाला है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर थोड़ी ना अपनी बातें कहेगा, तो इसलिए मृत्युकालिक कथन से संबंधित जो केस हैं, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला यानी कि नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और रतनगौड़ बनाम बिहार राज्य। तो राइट आंसर होगा सी। बाकी ये सारे केसेस जो हैं क्वीन इम्प्रेस, पाकला तो आप लोग सब जानते हैं, और रतनगौड़, ये तीनों केसेस जो है मृत्युकालिक कथन से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये भी कथन कांड से रिलेटेड है, देखिए ठीक है। ये हमारा कह रहा है कथन ए कहता है कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में क्या है, ग्राह्य है। कारणार क्या कह रहा है कि इसकी ग्राह्यता का जो आधार है आवश्यकता का सिद्धांत है, क्योंकि भाई देखिए जब किसी मामले में कोई एविडेंस नहीं मिलता तभी तो जो डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होते हैं उनको, उनके आधार पर ही अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो क्योंकि आवश्यकता है उसकी। फिर भी अगर हम आंसर देख लेते हैं, देखिए क्या ऑप्शन है। फूट कह रहा है कि ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन कह रहा है ए सही है आर गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है ए गलत है आर सही है। बट यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए वाला, ठीक है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में जो है ग्राह्य होता है, ठीक, ग्राह्य भी है और इसकी ग्राह्यता का आधार जो है आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा इसका ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन ए कह रहा है कि बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि एक कमजोर साक्ष्य है। सी ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है। और फोर ऑप्शन कह रहा है कि उसकी विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार का जो हमने क्वेश्चन पूछा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ पर हमें राइट ऑप्शन देखना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन होगा इसका सी, 3 और 4। 3 और 4 क्या कह रहे हैं कि किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष होगा और बट लिया तो जा रहा है बट उसके गहन समीक्षा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इसमें बात की गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 का प्रंतुक लागू होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, धारा 23 का प्रंतुक जो है लागू होता है जब जानकारी देने वाला व्यक्ति एक अभियुक्त है लेकिन पुलिस की अभिरक्षा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जानकारी देने वाला व्यक्ति अभियुक्त है और क्या है, पुलिस की अभिरक्षा में है। देखिए सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि धारा 23 जो है यह अगर हम देखें तो धारा 25, 26 और 27 जो हम पढ़ते थे साक्ष्य अधिनियम 1872 की, उन यानी कि 25, 26, 27 तीनों धारा को मिलाकर धारा 23 में इंक्लूड कर दिया गया है। धारा 25 जो है, जो धारा 25 में हम चीज़ें पढ़ते थे वो धारा 23 की उपधारा 1 में कर दिया। जो धारा 26 में हम पढ़ते थे वो धारा 23 की उपधारा 2 में कर दिया गया है। और जो हम 27 वाला प्रोविज़ो, जो हम 27 पढ़ते थे वो 23 का प्रोविज़ो बना दिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर बड़े ध्यान से आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में थे कि जब वह व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है लेकिन अभियुक्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है डी ऑप्शन कह रहा है, देखिए यहाँ पर जब वह न तो पुलिस अभिरक्षा में है और न ही अभियुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि धारा 23 का प्रंतुक लागू कब होगा। धारा 23 का प्रंतुक वही बात कह रहा है कि जब व्यक्ति जो है अभियुक्त है और पुलिस की कस्टडी में है। तो ये चीज़ें अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी वाला, कि जानकारी देने वाला अभियुक्त भी और पुलिस की कस्टडी में भी है, ठीक है। तो कौन सा प्रोविजो लागू होगा, 23, धारा 23 का प्रोविजो उस पर लागू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, ये कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है किससे, पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से। तो पश्चातवर्ती तथ्यों की पुष्टि जो है ऑप्शन ए कह रहा धारा 23 का प्रंतुक, बी कह रहा धारा 27, सी कह रहा धारा 23 और डी कह रहा धारा 26। तो राइट आंसर है हमारा ए की धारा 23 का प्रंतुक पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है
न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले को तय करे, न कि पक्षों को, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य कर सकता है तथा बुरे से बुरा व्यक्ति अच्छे से अच्छा अधिकार उसका हो सकता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत, तो यह कहाँ से कहाँ तक की धाराओं में इंक्लूड जो है किया गया है, चरित्र के बारे में मोस्टली यहाँ पर ये बात की गई है। तो देखिए इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देखिए 2023 को रेफरेंस देके पूछा, ध्यान रखिएगा कि धारा 52, 53, 54 और 55, भारतीय न्याय संहिता की धारा 46, 47 और 49 और 50, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46, 47 और 49 और 50, या सभी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि बीएसए 2023 के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो राइट आंसर होगा सी कि बीएसए 2023 की धारा 46, 47 और 49 और 50 में जो है चरित्र के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट है साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित धाराएं कौन सी हैं, यानी कि बीएसए 2023 में वो कौन सी धाराएं हैं जो विशेषज्ञ के साक्ष्य को सुसंगत बनाती हैं। तो पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर हम 1872 वाले अपने एक्ट को रिकॉल करें तो उसका सेक्शन जो है 45 से 51 तक जो है एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात करता है। और यहाँ पर देखते हैं, देखिए ऑप्शन कह रहा है 45 से 48 में दिया गया है, बी ऑप्शन कह रहा है कि 35 से 42 में, सी ऑप्शन कह रहा है कि 40 से 48 तक, और डी ऑप्शन कह रहा है कि धारा 39 से 45 तक। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अब ध्यान रखिएगा 2023 में यही चीज़ें जो एक्सपर्ट वाली 39 से 45 तक में आपके दी हुई हैं। नेक्स्ट है हस्तलेख विशेषज्ञ की जो राय होती है, किसकी राय की बात कर रहे हैं ये, हस्तलेख विशेषज्ञ की जो राय होती है वो हमेशा संपुष्टि आवश्यक होती है, उसके ऑप्शन कह रहा है। साक्ष्य में आग्रह्य होती है, संपुष्टि जरूरी नहीं, और डी ऑप्शन का न्यायालय पर बाध्यकारी है। तो देखिए हस्तलेख विशेषज्ञ की राय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा ए कि इसकी संपुष्टि की आवश्यकता जो है हमेशा बनी रहती है, इस प्रकार के साक्ष्यों की संपुष्टि की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85, जे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो मिलान डेफिनेशन दिए उनमें कौन सी डेफिनेशन उचित सही नहीं है, प्रॉपर नहीं पूछी। देखिए ये कह रहा है स्वीकृति की परिभाषा धारा 15 में दी हुई है, सामान्य अधिकार व प्रथा की राय जो है धारा 42 में बात की गई है, चरित्र की परिभाषा धारा 55 में दी हुई है, विशेषज्ञ की परिभाषा 39(1) के अंतर्गत दी हुई है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा सी की चरित्र की परिभाषा 2023 बीएसए में धारा 55 में नहीं दी हुई, बाकी सब चीज़ें जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम जो है बताई गई हैं। क्योंकि धारा 55 की अगर हम बात करें चरित्र की परिभाषा के अंतर्गत, तो यहाँ पर चरित्र की जो परिभाषा है ये 1872 वाले एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दी हुई है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये दी हुई है सेक्शन 50 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दी हुई है, सेक्शन 50 के अंतर्गत है जो कि दी गई है। तो ये थे आज के हमारे बीएसए 2023 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एमसीक्यू सीरीज। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आई होगी, और यदि पाना चाहते हैं कि इसी प्रकार से बीएसए एमसीक्यूज आपको मिलते रहे ताकि आगामी परीक्षाओं में आपकी सहायता हो सके, तो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो पर कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।